बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। द ग्रेट इमरान लंकन ने कहा था, आप इंसान को कुछ टाइम के लिए बेवकूफ़ तो बना सकते हैं, लेकिन यकीनन तौर पर आप उसे हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मरीम नवाज़ का जहाज़ भी अब नाज़रीन इकराम उनके गले पड़ गया है। मरीम नवाज़ के इस जहाज़ में कई ऐसी चीज़ें अब सामने आ रही हैं जो इस वक्त मरीम नवाज़ की हुकूमत और उनके कैबिनेट इस वक्त बता नहीं रहे लोगों को। और अब हालात ऐसे हैं कि जब भी नून लीगी से सवाल होता है कि जहाज़, सिर्फ ये जहाज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो वो चिढ़ जाता है, वो हेजिटेट करने लगता है, वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, वो कहता है कि मेरे सामने ये नाम न लो, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, चाहे वो इनका कारकुन हो, चाहे वो खुद मरीम नवाज शरीफ हो। मेरे ख्याल से मरीम नवाज शरीफ ने अब के जो अखबार आएंगे उस पर इंस्ट्रक्शन देनी है कि जितने भी अल्फाज जहाज के आ रहे हैं उन सबको सेंसर कर दिया जाए। ये इतना ज़्यादा इस नाम से चिढ़े हैं। देखें अभी मसला क्या बना हुआ है। इमरान खान ने कहा था कि ये एक तो लोग पढ़े लिखे नहीं, दूसरा ये कोशिश नहीं करते, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं। इन्होंने कहा जी ये जो प्लेन हमने लिया हुआ है, ये प्लेन ना हमने एयर पंजाब के लिए लिया हुआ है, हम एयर पंजाब ये शुरू करने लगे और उसके लिए हम उस पर काम कर रहे हैं कि जो हमारा एयर पंजाब है उसमें हम मुख्तलिफ जहाज खरीद रहे हैं और कुछ हम लीज पे लेंगे और ये एक मतलब फ्लीट बनाना है हमको। अब 2 महीने जहाज खड़ा रहा, किसी ने सवाल नहीं किया कि भाई चलें एयर पंजाब का है क्या नहीं है। अब इस पर कोई बात भी नहीं बताई गई। अब नाज़रीन इकराम होता ये है, जैसे मैंने आपको पहले एक डिटेल वीडियो में बताया है कि 8 मार्च को ये तैयारा जो होता है पाकिस्तान के वियना के लिए उड़ता है और 7 मार्च को एक दिन पहले ये पेट्रोल प्राइस बढ़ा रहे होते हैं। गरीब आवाम पर जो है पेट्रोल बम रातों रात गिराते हैं, 55 रुपये इजाफा करते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम जब इनसे सवाल होता है कि भाई ये जहाज़ वियना क्यों गया है, तो ये कोई जवाब नहीं देते। जो अगर ये 20 मार्च है तो अभी 8 मार्च को ये सिलसिला शुरू हुआ जिसमें बताया गया कि जुनैद सफदर हनीमून मनाने के लिए वियना गए हुए हैं। अब 20 मार्च है, यानी आप देख लें कितने दिन का गैप आ जाता है और अभी तक ना तो मैनिफेस्ट जारी किया गया है, ना ही तो इसमें जुनैद सफदर साहब का पासपोर्ट दिखाया गया है जिसमें एंट्री और एग्जिट दिखाई गई हो, कुछ भी दिखाया नहीं गया। तो मतलब इस पे जो खामोशी है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ये जो खामोशी असल में हुकूमत की है, ये अब हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि वकास साहब का ये जो आया दावा था ये बिल्कुल ठीक था। अगर जुनैद सफदर साहब ये बात कर रहे थे कि मैं बारिश इंजॉय कर रहा था लाहौर में, तो यार एक पिक्चर बना के, आप एक मर्द हजरात हैं तो अपनी एक पिक्चर बनाते, बारिश में दिखाते, लोगों को मामला खत्म कर देते। यार एक वीडियो बना देते जिसमें मियाँ दिन नारे, वजन के नारे लग रहे होंगे पीछे, आप ये कर लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये सब लोग जो हैं बार बार आवाम से झूठ बोलते रहे और अभी तक ना तो किसी ने मैनिफेस्ट जारी किया है, ना तो जुनैद सफदर का पासवर्ड जिसमें एंट्री और एग्जिट बताई जाती है। उनकी बाकायदा तौर पर यह खामोशी अभी तक जारी है और अब जहाज़ पर ये मामला खुलते चले जा रहे हैं। देखिए समझें इस चीज़ को कि इन लोगों ने दोनों हाथों से इस मुल्क को खाया। इन्होंने इस मुल्क का हर बच्चा जिसकी जेब में कुछ चंद पैसे थे वो तक नहीं छोड़े। मैं आपको बार बार बताता हूँ एक बात कि कोरोना में इमरान खान था वज़ीर आज़म। अगर ये लोग होते ना तो यकीन कीजिए ये आपके घरों के सामान तक बिकवा देते। उसकी वजह क्या है? इमरान खान के दौर में पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत $120 गई थी और उसने कफ़ायत शारी करते हुए, अपने वज़रा की तनख्वाह काटते हुए पाकिस्तानी अवाम पे बोझ नहीं डाला था। उसने 150 का पेट्रोल दिया था, सब्सिडीज दी थी, उसी में वो एहसास प्रोग्राम चला रहा था, लंगर खाने भी चला रहा था। जब पूरा मुल्क क्वारंटाइन था उस वक्त ये आदमी लोगों के घर घर जाके राशन देता था, लेकिन हमें एहसास नहीं था, हम लोग चीखे मारते थे। और आज क्या होता है, आज अभी इंटरनेशनल मार्केट में अब जाके जो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत है वो $98 पे जाके पहुंची है। जब 92 पे थी इन्होंने तभी 322 का कर दिया था। तो सिर्फ आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोगों के ऊपर तकलीफ़ें, महंगाई आपके लिए, तनख्वाहें नहीं हैं तो तकलीफ़ बर्दाश्त आपने करनी है। आप लोगों ने वो टैक्सेस देने हैं जो इन लोगों के अमरात पूरे करते हैं, इन लोगों के बैग्स के पैसे पूरे करते हैं, इन लोगों की गाड़ियों के पैसे पूरे करते हैं। आप लोग वो हैं, जब कोई भी इशारा टूटता है तो आपने वो रूल और रेगुलेशन फॉलो करना है। तो 2000 का चलाना आपने भरना है, आपकी रेडियाँ तोड़ी जाएंगी, आप लोगों के घर तोड़े जाएंगे, मसमार किए जाएंगे। लेकिन इनके लिए क्या है नाज़रीन किराम, इनके लिए 7 फीट फ्लैट है। मरीम नवाज शरीफ का मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये हेलमेट का बैग है जिसकी कुल मालियत अगर मैं आपको बताऊं ये तकरीबन 56 लाख रुपीस है। आप अंदाज़ा करें। वो एक उज़मा बुखारी साहिबा थी, बोलती थी मरीम नवाज शरीफ 800 का सूट पहनती है, 900 का सूट पहनती है। खुद उस दिन जिस दिन पहना हुआ था मैं 1100 रुपए का सूट सिला के पहना हुआ था। आप जो लॉन के सूट होते हैं ना, जो आप थान पे से उतरवाते हैं, जो अनस्टिच्ड होते हैं, वो होते हैं बड़ी आसानी से बेटा मिल जाते हैं। और अब तो उसके बाद जो है फिर सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने लगाए भी, अनारकली के अंदर भी लगे हुए थे बहुत सारे 600-800 रुपए के जोड़े। ऐसा नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है और ये फैक्ट है कि उन्होंने अपने आप को बहुत चेंज किया है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। आपको बहुत चेंज किया है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। अल्लाह, 800 का 900 का सूट, यार ये तो बड़ी गलत चीज़ है। अब ये हेरमर कबीर शायद लंडे वाला होगा
جو ہم لوگ 50-60 روپے میں لے کر آتے ہیں. میرے شاید سے غلطی ہو رہی ہے, ورنہ وہ تو 800-900 کا ہی پہنتی ہوں گی. اور پھر ایک لوئی وٹون کا یہ بیگ دیکھیں آپ, جو 9 لاکھ روپے اس کی مالیت ہے. یہ بھی میرے خیال سے لنڈے کا کاپی 3rd 4th کاپی ہوگی. اس میں بخاری صاحبہ کیونکہ فرماتی ہیں 800-900 روپے کا سوٹ پہنتی ہیں. اور پھر یہ ونٹیکا بیگ جو ہے یہ 8.5 لاکھ روپیز کا یہ مریم صاحبہ کے پاس ہے. لوور اینڈ اپر مڈل کلاس کی فیملیز کی جو تنخواہ ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ ہے مریم نواز کی چپل کی قیمت. مریم نواز کی یہ گوچی کی چپل جو ہے یہ $650 کی ہے. جی ہاں ناظرین کرام. اور پھر جو ہے ناظرین کرام, اگر ہم آگے بڑھیں اور آپ اگر افسر بن جاتے ہیں, جو آپ کی سیلری ہوتی ہے اس کی حساب سے ان کی دوسری چپل ہے جو کہ $765 کی ہے. یہ آپ ناظرین کرام حالات دیکھ سکتے ہیں ان کے. آپ تو یقین کیجئے یہ اتنے کفایت شار ہیں, اتنا یہ لوگ عوام کے ساتھ درد رکھنے والے ہیں کہ ان کی جو ایک گھڑی ہے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں پتیک فلپ کی, یہ تقریباً $17,09,000 کی ہے. جانتے ہیں پاکستانی کتنے روپے بنتے ہیں؟ 5 کروڑ روپے. تو یہ ناظرین کرام ان کے حالات ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ منصور علی خان صاحب کا ایک پروگرام تھا اور انہوں نے ایک سوال پوچھا مریم نواز صاحبہ سے کہ جی مجھے بتائیں کہ آپ توشہ خانہ عمران خان پہ لگی ہوئی ہیں کہ عمران خان نے ایک گھڑی لے لی اور عمران خان نے رولز کے مطابق وہ گھڑی لی, اور اگر اس کو بیچ بھی دیا تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, یہ رولز کے مطابق عمران خان نے گھڑی. لیکن آپ نے 2009 اور 2010 میں UAE کی رویل فیملی سے BMW کارز لی تھی. مریم صاحبہ گھبرا گئی, نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, مجھے تو پتہ ہی نہیں. انہوں نے کہا بہن بی بی آپ نے یہ بات جو اپنی لکھی ہے نا, یہ اپنی JIT رپورٹ جو تھی نا, انکم ٹیکس رپورٹ انکم ٹیکس ریٹرنز میں یہ بات آپ نے لکھی تھی, تو پلیز آپ یہ بات نہ کریں. تو ہم نے فوری طور پہ کہا اس کو آپ ریکارڈ مت کریں, یہ مجھے پتہ نہیں ہے. ورنہ ایکسپریشن سے بالکل پتہ لگ رہا تھا, ان کو پتہ ہے یہ BMW گاڑیاں جو انہوں نے رائل فیملی سے لی تھی ان کے پاس تھیں. اور جو صفدر صاحب ہیں ان کے جو شوہر ہیں, انہوں نے بھی اپنے ٹیکس ریٹرنز میں یہی بات یہی ایسٹ جو تھے ان کو بتایا تھا کہ جی ہاں ہمارے پاس BMW گاڑیاں تھیں. کہ آپ نے بھی ایک BMW گاڑی لی تھی, یہ توشہ خانہ سے نہیں تھی, توشہ خانہ سے نہیں تھی. میرے پاس کہاں ہے میری گاڑی؟ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. UAE کی رائل, اس کو بھی ابھی نہ کریں پلیز, میں پہلے سن لوں سوال, کیونکہ میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے بھائی. نہیں, UAE کی رائل فیملی سے آپ نے 2009-2010 کے اندر, کہاں ہے یہ ریکارڈ میں ہے؟ یہ JIT کی رپورٹ میں آیا ہوا ہے, یہ کیا ڈکلیئرڈ ہے آپ کے ریٹرنز کے اندر. مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. آپ کے پاس کبھی BMW گاڑی نہیں رہی 2009-2010 میں؟ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, میں پورا ایکسپلین کر دیتا ہوں. مریم صفدر اونڈ, یہ اب ایگزیکٹ رپورٹ بتا رہی, مریم صفدر اونڈ اے BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. تقریباً 2 کروڑ روپے کی آپ نے وہ گاڑی بیچی in the year 2011-12. پکچر اس کو ویڈیو تو نہیں کر رہے, بند کر دیں ذرا پلیز. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ قوم سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی ابھی ایک آپ نے خبر دیکھی تھی کہ CM مریم نواز نے ڈیمانڈ کی ہیں 27 ملین کیونکہ ان کے بلٹ پروف گاڑیوں کے جو وہیکلس ہیں اس کے ٹائر چاہیے مریم نواز صاحبہ کو. تو اندازہ لگا سکتے ہیں آپ, ساری جو چیزیں ہیں, ساری جو کمیاں ہیں وہ ہمارے اندر ہی ہیں غالب. آپ کے اندر تو یقین کریں کوئی عیب ہمیں نظر نہیں آتا. یہ جو جیل میں جب جاتے تھے نا, میں آپ کو سچ بتاؤں, جیل میں جاتے تھے تو ان لوگوں کو ہوم میڈ فوڈ ملتا تھا, TV ان کے پاس تھا, AC ان کے پاس تھا. مریم صفدر صاحبہ نے دھرنا دے دیا تھا اور اس دھرنے میں کہا تھا کہ اگر مجھے ہوم میڈ فوڈ روکا نا میرا تو میں بھوک ہڑتال کر لوں گی. آیا یہ بھوک ہڑتال کبھی نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہوم میڈ فوڈ ملتا رہا. ان کو تو ناظرین کرام جو میڈیکل بورڈ تھا نا, گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو میڈیکل یونٹ تھا وہ بھیجا گیا تھا, اور ساتھ میں فزیو تھراپسٹ بھی مریم نواز صاحبہ نواز شریف کے لیے بھیجا گیا تھا. یہ حالات ہیں اس وقت پنجاب کے. پنجاب میں صرف اگر کہیں کام ہو رہا ہے نا, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 7 ارب روپے خرچ کی گئی نا اشتہارات پر, اس پہ صرف یہی کام ہو رہا ہے کہ بار بار عوام کے سامنے تصویریں لائی جائیں, عوام کے سامنے چیزیں لائی جائیں, اور عوام تاکہ مان لے کہ بڑا کام ہو رہا ہے. میں آپ کے سامنے نا کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی ایک ولاگ کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک تو لبرٹی ہے جہاں پر لائٹیں آپ کو دکھیں گی, انارکلی ہے جہاں پر آپ کو لائٹیں دکھیں گی, اور اسی لاہور میں اسی شہر میں مریم نواز کا حلقہ کس حال پہ. تو ناظرین کرام جلدی آپ کے سامنے وہ ڈیٹیل رکھیں گے. ناظرین کرام آگے چلیں تو عمران ریاض خان صاحب نے ایک خبر دی ہے, اور اس خبر پہ جو ہے کافی تبصرے بھی ہو رہے ہیں, تجزیے بھی بتائے جا رہے ہیں. عمران ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے مخصوص شیعہ علماء سے ملاقات میں 2 اہم چیزیں کہیں. پہلی جو چیز کہی, گلگت بلتستان میں گرفتار مظاہرین پر فوجی عدالت میں کیس چلوائے جائیں گے, اور دوسری جو بات کہی, ایران کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارا سعودیہ عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے, اگر سعودیہ عرب نے بلایا تو
पोजीशन लेंगे, ये इमरान रियाज साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। और कई जो शिया उलमाओं के बारे में अभी इस वक्त बराबते आ रहे हैं तो ये हैं कि शिया उलमाओं से तकरीबन कोई 5 से 6 दिनों में ईरान वॉर में जब से आयतुल्लाह खामनाई साहब को शहीद किया गया है 5 से 6 मीटिंग्स करवाई गई हैं, और जिसमें मोहसिन नकवी डिफरेंट मीटिंग्स में बैठ चुके हैं, फील्ड मार्शल जो हैं फील्ड मार्शल वो बैठ चुके हैं कई मीटिंग्स में, और शहबाज शरीफ साहब खुद भी मीटिंग में बैठे हैं। और लोग इस वक्त जो हैं वो ये इस वक्त तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये जो ईरान वॉर है ये वॉर पाकिस्तान की नहीं है, ये वॉर जो है ईरान की है, और आप पाकिस्तान के साथ मजबूती से अपना जो है ताल्लुक मजबूती से थामे रखें। अब नाज़रीन किराम, एक उलमा है, इनका नाम है ईमान शहीद, ये फरमाते हैं जनाब अगर ईरान की शुजाअत इस्तेकाम और ईमान से मोहब्बत का मतलब पाकिस्तान से अदम वफादारी है तो अमरीकियों के नीचे लेटने वाले अरब हुक्मरानों के तलवे चाटने वाले गाजा के कातिलों के साथ दोस्ती करने वालों और तारीखी इंसान के सबसे बड़े फिरौन ट्रंप को नोबल इनाम देने वालों को मुल्क छोड़कर इन्हीं के मुल्क में चले जाना चाहिए। नाज़रीन किराम, ये आप खबर देख सकते हैं, इन्होंने ये खबर आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और अभी तक जो है नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूँ एक बड़ी ही गंदी कंपेन चलाई जा रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अब वो कंपेन क्या है? अब वो कंपेन ये चल रही है कि फ़िरके वारियत को भड़काया जा रहा है, और फ़िरके वारियत के इस गंदे खेल में पाकिस्तानी कोई भी अगर ईरान की पोस्ट करता है तो उसके नीचे आके गालियाँ बाकायदा तौर पर पकी जाती हैं। अब मैं एक वीडियो जो मैंने बनाई है वो मेरी खुद सोशल मीडिया पे हुआ, मैं जब ईरान के मुद्दे पर एक प्रोटेस्ट कवर करने गया तो उसके नीचे कुछ सोशल मीडिया प्रॉक्सी अकाउंट जो कि नून लीग से वाबस्ता है, आप देख सकते हैं इनमें से एक अकाउंट को हमदा शहबाज शरीफ ने फॉलो किया हुआ है, किसी को मरियम नवाज ने किया हुआ है, तो ये नून लीग के कारकुन हैं जो इस वक्त क्या बात कर रहे हैं, कितनी गलीज जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखें, तो इन्होंने कोई AI अकाउंट लगाया हुआ है। अब ये देख लें आप, ये पूरा जो है ये किस तरह किसको कर रहा है, ये किसको अहमियत दे रहा है, ये आपके सामने ही है। ये मामला ईरान या इसराइल का नहीं है मेरे पाकिस्तानियों, ये मसला जो है ये पाकिस्तान का है। ईरान ने अगर हमला किया है इसराइल के ऊपर किया है, अब इसराइल का दोस्त कौन है भाई? ना तो मैं इसराइल का दोस्त हूँ, मैं तो नहीं हूँ, और मैं गवाही देता हूँ कि मैं इसराइल का दोस्त नहीं हूँ, और मैं हर उस बंदे का दुश्मन हूँ जो इसराइल का साथी है, इसराइल का हमायती है और अमेरिका का साथी है। नाज़रीन किराम, इसके आगे चलें तो ये मोहतरम एक और आते हैं, ये नमूना जो है नाज़रीन किराम इसमें आप देख सकते हैं ये इफ्तिखार गिलती है और इसको मरियम नवाज शरीफ ने फॉलो किया हुआ है। और अगर आप देखें तो इस पे जो है नाज़रीन किराम ये जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी तरबियत बता रहे हैं, इस नमूने की बात भी आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आगे चलें नाज़रीन किराम तो आप ये देख सकते हैं कि इस पे जो कमेंट्स हुए हैं ये एक साहब हैं जिन्होंने रज़ा पहलवी को, ये नून लीग के जो अकाउंट्स हैं ये रज़ा पहलवी को अब जो है नाज़रीन किराम आगे लेकर आने के रज़ा पहलवी बिल्कुल ठीक कर रहा है। मतलब आप नफ़रत में कितना गिरेंगे यार, खुदा का खौफ कीजिए। तो मेरे ख्याल से जो काम आपका है वो इन लोगों का है जो फ़िरके वारियत फैला रहे हैं, जो फ़िरके वारियत फैला के इस चीज़ को हवा दे रहे हैं, इनको पकड़ें आप, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन नाज़रीन किराम असल हकीकत है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई सिर्फ उसके लिए जो इमरान खान का झंडा उठाए, कार्रवाई सिर्फ उसके लिए जो इमरान खान की बात करे, कार्रवाई सिर्फ उसके लिए जो आईन और कानून मांगे, कार्रवाई सिर्फ उसके लिए है जो अपना हक ले। क्योंकि इस मुल्क में, इस सरे बे आईना मुल्क में इस वक्त हक मांगना जुर्म बन चुका है। और एक लग ऐसा रहा है कि अब कोशिश की जा रही है कि किसी तरह यजीद की बैत कबूल कर ली जाए, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मैं यजीद की बैत आखिरी दम तक कबूल नहीं करूँगा। इसराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।